हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक ईंधन सेल है। ईंधन सेल क्या होते हैं आज हम लोग जानेंगे, और ईंधन सेल कैसे वर्क करते हैं हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ईंधन सेल कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे काम करते हैं, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए हम लोग जान लेते हैं किसी ईंधन से ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है। उसके लिए हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कोई भी फ्यूल है, कोई भी ईंधन, उसको हम लोग बर्न करते हैं, जलाते हैं तो हीट बनती है। हीट, वो हीट वाटर के कांटेक्ट में आती है तो वाटर को स्टीम में बदल देती है, और स्टीम जनरेटर, विद्युत जनरेटर में पहुंच करके एनर्जी में कन्वर्ट होती है। कुल मिलाकर के हम लोग देखें कि किसी भी ईंधन को जब हम जलाते हैं तो उससे ऊष्मा मिलती है। ऊष्मा जल को जलवाष्प में कन्वर्ट कर देते हैं, परिवर्तित कर देती है। ये जलवाष्प यानी भाप जनरेटर के टरबाइन को घुमाती है, और एट लास्ट जनरेटर के घूमने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये किसी भी ईंधन से ऊर्जा प्राप्त करने का एक परंपरागत तरीका है कि ये सिस्टम काम करेगा और किसी भी ईंधन से हम लोग ऊर्जा प्राप्त करेंगे। परंतु ये तरीके जो अपनाते हैं हम लोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, विद्युत प्राप्त करने के लिए, इसमें जो ऊर्जा दक्षता, जिसे हम लोग कहें ऊर्जा उत्पादन दक्षता, काफी कम रहती है। ऊर्जा उत्पादन दक्षता 40% के आसपास रहती है। मतलब जिस फ्यूल से हम लोग ऊर्जा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, उसका हम लोग उस ईंधन का केवल 40% ही ऊर्जा प्राप्त कर पा रहे हैं। से 60% भाग हमारा अन्यत्र व्यर्थ चला जाता है। तो हम जानते हैं कि इस तरीके से ये जो तरीका है, ये चलिए आइए अब जानते हैं कि इसके अतिरिक्त ईंधन से ऊर्जा प्राप्त करने का क्या कोई दूसरा विकल्प हो सकता है। चलिए, ये विकल्प ज्यादा अच्छा नहीं माना। चलिए अब हम दूसरे विकल्प की बात करते हैं जो अधिक उपयुक्त जान पाता है। यह विकल्प है कि किसी भी ईंधन को, किसी भी फ्यूल को एक प्रॉपर सेल में बर्न किए जाए तरीके से, और उसके बाद उसे डायरेक्ट एनर्जी में परिवर्तित किया जाए। यह एक दूसरा, एक वैकल्पिक तरीका होता है जिससे किसी ईंधन को हम एक ईंधन सेल में पास आउट करें और उससे ऊर्जा पाएं। इसमें देखा गया है कि इसमें ऊर्जा उत्पादन दक्षता 70 से 75% देखी गई, और वैज्ञानिक इसको और अधिक 90 to 95% बढ़ाने की ओर प्रयास कर। तो इसका मतलब यह हुआ कि अभी जो हमने पिछले विकल्प की बात की थी, उसकी तुलना में ये दूसरा विकल्प है वो अधिक श्रेष्ठ है। इसमें ऊर्जा का क्षय, या यूं कहें कि ईंधन की हानि कम होती है और हमें अधिकतम ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। तो ये तरीका क्या है, आज हम लोग इसी तरीके पर विचार करने वाले हैं कि कैसे एक ईंधन सेल वर्क करता है और उसमें ईंधन भेज करके कैसे उसको ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, ईंधन को
किसी सेल में जला करके ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए कई सारे सेल के विकल्प दिए गए हैं, परंतु इन विकल्पों में कुछ विकल्प ऐसे हैं जो वास्तव में इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए बिल्कुल उचित है। चलिए अब हम इस विकल्प पर चर्चा करते हैं, क्योंकि इसमें जो ऊर्जा उत्पादन दक्षता है पहले विकल्प की तुलना में अधिक है। अब हम लोग देखते हैं कि कई सारे ईंधन सेल प्रस्तुत किए गए हैं। ईंधन सेल में ईंधन के रूप में CH4 का, O2 का, H2 का, इन सारी गैसों का प्रयोग किया जाता है ईंधन सेल में। मीथेन का प्रयोग होता है, ऑक्सीजन का प्रयोग हो सकता है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का प्रयोग हो सकता है। इन सारी गैसों का ईंधन सेल में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, परंतु इन ईंधनों की तुलना में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ईंधन सेल है वो अधिक श्रेष्ठ है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो फ्यूल सेल है वो अन्य ईंधन सेल की तुलना में अधिक सुविधाजनक है तथा उपयोगी है। तो चलिए आइए हम लोग इसी ईंधन सेल पर विचार करते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ईंधन सेल कैसे वर्क करती है। हम लोग जानते हैं कि ईंधन सेल में किसी ईंधन को दहन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित हैं। इन्हीं का एक सेल विशेष में दहन किया जाता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए अब हम इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन ईंधन सेल की बात करेंगे। ये ईंधन सेल हम देख रहे हैं डायग्राम में प्रदर्शित है। ये एक फ्यूल सेल है। वास्तव में इसको फ्यूल सेल ना कह करके सीधे ऑक्सीजन हाइड्रोजन ईंधन सेल कह सकते हैं। इस ईंधन सेल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का प्रयोग फ्यूल के रूप में किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे किसका प्रयोग करते हैं ईंधन के रूप में। जो फ्यूल है, इस सेल का जो फ्यूल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इस ईंधन सेल की संरचना इस प्रकार से की जाती है कि जो ईंधन गैसें हैं इनका स्टोरेज सेल से बाहर रहे। ठीक है, गैसों का जो संग्रहण है, उनका जो स्टोरेज है वो सेल से बाहर होना चाहिए। जैसा कि सेल आपको डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है, ये एक ईंधन सेल है और इस ईंधन सेल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। इस ईंधन सेल में इस पॉइंट से हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में प्रवाहित की जाती है और यहां बुलबुलों के रूप में यहां से हाइड्रोजन गैस इसमें प्रवाहित की जाती है। ठीक है, और दूसरी ओर से ऑक्सीजन गैस इसमें बुलबुलों के रूप में प्रवाहित। बेटे इस सेल में जो एनोड है वो जाहिर सी बात है, एनोड लेफ्ट साइड लिखा जाता है, कैथोड राइट साइड लिखा जाता है। और एनोड जो है प्लेटिनम कोटेड टाइटेनियम से बना होता है। मतलब टाइटेनियम का एनोड होता है। ये जो एनोड होता है वो टाइटेनियम का होता है और उसके ऊपर प्लेटिनम की कवरिंग होती है। प्लेटिनम एक इलेक्ट्रोड होता है, बहुत अच्छा इलेक्ट्रोड माना जाता है। तो प्लेटिनम की कवरिंग होती है टाइटेनियम। सीधे शब्दों में कह सकते हैं प्लेटिनम कोटेड टाइटेनियम एनोड की तरह कार्य करता है। ये लिखा हुआ है। जबकि दूसरी ओर जो कैथोड होता है वो कार्बन इलेक्ट्रोड का होता है विद कोबाल्ट, सिल्वर एंड प्लेटिनम। इनमें से कोई भी मेटल एज ए कैटलिस्ट यूज की जा सकती है, वो भी कैथोड पर। एनोड पर हम हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेंगे बुलबुलों के रूप में।
यहां पर एन का विलेन भरा होता है, दोनों ओर एन का विलेन भरा है, इधर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये एनोड पर अपचयन, एनोड पर ऑक्सीजन की क्रिया होगी, जबकि कैथोड पर अपचयन की क्रिया होगी। आइए जानते हैं कि एनोड और कैथोड में इस सेल पर क्या क्या क्रिया होती है और कैसे होती है। चलिए, जैसा कि हम जानते हैं कि एनोड पर ऑक्सीजन की क्रिया होती है, और ये ऑक्सीजन की क्रिया क्या होती है, 2H2 प्लस 4OH माइनस गिव्स 4H2O। ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये एक्वस है, और ये गैस है। हालांकि ये नहीं भी लिखा है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, ये रिएक्शन बेटे एनोड पर होने वाली अभिक्रिया है। इसमें एक बात नोट कर लें, हाइड्रोजन 4 इधर है, 4 8, और यहां भी 8 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 4 है, इधर भी निगेटिव पॉइंट्स, निगेटिव चार्ज 4 है, और इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन है। ओवरऑल ये रिएक्शन एनोड पर हो रही है, और इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन हो, और जाहिर सी बात है जहां ऑक्सीडेशन होता है उसी को एनोड कहते हैं। यहां पर ऑक्सीडेशन होता है इस प्लेट पर, ये एनोड है। चलिए, इसके बाद आइए देखते हैं कैथोड पर क्या रिएक्शन होती है। कैथोड पर जो रिएक्शन होती है वो इसके अल्टरनेट के रूप में होती है। मतलब आप हाफ रिएक्शन, सेल की हाफ रिएक्शन एनोड पर कंप्लीट होती है, सेकंड हाफ रिएक्शन कैथोड पर कंप्लीट होती है। तो चलिए आइए जानते हैं कि कैथोड पर जो सेकंड हाफ रिएक्शन है वो कैसे कंडक्ट होती है। O2 प्लस 2H2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 4OH माइनस। ये एक्वस है, जलीय विलेन में है, ये O2 है, ये जो O2 है वो गैसेस स्टेज में है, ये लिक्विड है, ये इलेक्ट्रॉन है। ये बेटे सेकेंड हाफ रिएक्शन, ये सेकेंड हाफ रिएक्शन हो गई कैथोड पर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये रिएक्शन कैथोड पर कंडक्ट हो रही है, और यहां आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का गेन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली रिएक्शन है उसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं। ये रिडक्शन है। तो बेटे ऑक्सीडेशन यहां टेक प्लेस होता है, जबकि रिडक्शन यहां होता है, और बीच में जो ये मेम्ब्रेन लगी हुई है ये आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है। यहां ये आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है। ये आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है। अच्छा, यहां बिग के रूप में ड्रॉप्स ये बाटम बनता है, और ये निगेटिव पॉइंट है, ये निगेटिव पॉइंट है, ये लोड है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। जो निगेटिव पॉइंट है वो एनोड है, और जो पॉजिटिव पॉइंट है वो कैथोड है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सेल में जो वर्क होता है वो यहां हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है, जबकि ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है। ठीक है, और यहां वाटर बनता है, और वाटर विक के माध्यम से नीचे एक कंटेनर में स्टोर होता जाता है।
यहां देखेंगे इस सेल में कुछ अच्छी बातें हैं। ओवरऑल अगर रिएक्शन लिखना चाहें कि सेल पर ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है, इस सेल में ओवरऑल क्या रिएक्शन होती है, तो उसको नीचे शो कर सकते हैं। इन दोनों रिएक्शन को टोटल कर देंगे। टोटल कैसे करेंगे, आप काट सकते हैं। देखिए इसको इसके साथ काटते हैं, ये 4OH माइनस को 4OH माइनस के साथ कट करते हैं, तो रिएक्शन आपको मिल जाएगी 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। बेटे यहां हमें याद रखना चाहिए हाइड्रोजन गैस के रूप में है, ऑक्सीजन गैस के रूप में है, वाटर लिक्विड के रूप में है, और ये कंप्लीट सेल रिएक्शन, टोटल सेल रिएक्शन, मतलब एनोड और कैथोड दोनों पर मिलकर टोटल क्या रिएक्शन कंडक्ट होती है वो नीचे आपको शो की जा रही है। ठीक है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि फ्यूल सेल की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि जो ऊर्जा का पारंपरिक तरीका था कि किसी ईंधन को जला करके उससे ऊष्मा प्राप्त करना, ऊष्मा को से जल को भाप में बदलना, भाप से जनरेटर की टरबाइन को घुमाना और जनरेटर को घुमा करके विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने की जो व्यवस्था है वो पुरानी है, और इसमें जो ऊर्जा दक्षता है, या यूं कहें कि ऊर्जा उत्पादन दक्षता है, वो केवल 40% है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग ज्यादा उपयोगी नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें ऊर्जा का क्षय लॉस अधिक है। इसके अल्टरनेट में दूसरी व्यवस्था का विकल्प सुझाया गया है। वो विकल्प क्या है, किसी ईंधन को सेल में पास आउट करते हैं, सेल में बर्न होता है ईंधन, और उससे डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्जन होता है। जो एनर्जी प्राप्त होती है इसमें जो ऊर्जा उत्पादन दक्षता है कम से कम 75% मैक्सिमम 90% तक प्रयास किया जा रहा है। फिर भी हम अगर 70% ही मान लें तो फिर भी ये 40% से अधिक श्रेष्ठ है। तो इसको अपनाने के लिए इस सेल में एक विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है। इस सेल में जो गैसें ईंधन के रूप में उपयोग की जाती हैं, उनका जो संग्रहण है, स्टोरेज है, सेल से बाहर किया जाता है। और इस सेल में NaOH का विलयन भरा रहता है, और NaOH विलयन में एक तरफ से हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में पास आउट करते हैं, दूसरी तरफ से ऑक्सीजन गैस बुलबुलों के रूप में पास आउट करते हैं। एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। एनोड लेफ्ट हैंड साइड होता है, कैथोड राइट हैंड साइड होता है। एनोड प्लेटिनम कोटेड टाइटेनियम से बना होता है, जबकि कैथोड कार्बन इलेक्ट्रोड विद कोबाल्ट, सिल्वर और प्लेटिनम कैटलिस्ट से युक्त हो सकता है। हाइड्रोजन गैस इसमें पहुंचती है तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है, 2H2 प्लस 4OH माइनस 4H2O 4 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन की है, क्योंकि ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच द इलेक्ट्रॉन रिमूव, इन विच द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव। तो इलेक्ट्रॉन जहां रिमूव होते हैं वो प्रोसेस ऑक्सीडेशन है, और जहां इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं वो प्रोसेस रिडक्शन है। तो यहां इलेक्ट्रॉन का गेन शो हो रहा है, इट मींस यहां रिडक्शन हो रहा है। ओवरऑल रिएक्शन को हम देखेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2, ये सेल में ओवरऑल टोटल रिएक्शन शो होते हैं। चलिए इसके बाद हम ओवरऑल रिएक्शन को देख चुके हैं, ये अच्छी सेल है। और इसके बाद हम ओवरऑल रिएक्शन को देख चुके हैं, ये अच्छी सेल है, और इसमें ईंधन की व्यवस्था जो स्टोरेज है वो सेल से बाहर होते हैं। चलिए आइए अब हम बात करते हैं इस सेल के क्या एडवांटेज है, इस सेल के क्या एडवांटेज हो सकते हैं, इन पर बात करते हैं। चलिए आइए अब जानते हैं
कि ईंधन सेल से क्या लाभ है, ईंधन सेल से एडवांटेज, तो बेटे एडवांटेज, ईंधन सेल से क्या एडवांटेज है, ठीक है। आइए हम लोग इसको जानते हैं, इनसे क्या लाभ है। नंबर 1, इनसे जो प्रमुख लाभ है कि उच्च ऊर्जा दक्षता होती है, उच्च ऊर्जा दक्षता, उच्च ऊर्जा दक्षता होती है। इसका मतलब सीधा यह है कि इससे जो ऊर्जा मिलती है वो अन्य किसी माध्यम से उड़ने वाली ऊर्जा की तुलना में अधिक मात्रा में होती है। चलिए दूसरी बात, जो दूसरा लाभ है कि ऊर्जा की निरंतरता रहती है, कंटिन्यूअस। इसमें ऊर्जा की निरंतरता रहती है। इसका मतलब यह हो गया कि जब तक आप गैसों को प्रवाहित कर रहे हैं तब तक आपको ऊर्जा मिलती रहेगी, कहीं कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। तो ऊर्जा का एक निरंतर स्रोत है, निरंतर स्रोत है। तो ऊर्जा की निरंतरता रहती है, प्रदूषण रहित है ये सेल, प्रदूषण रहित, प्रदूषण रहित है। इसका मतलब आप सीधे सीधे शब्दों में समझ लीजिए, प्रदूषण रहित मतलब प्रदूषण की कोई समस्या नहीं है। हाइड्रोजन का दहन होगा, ऑक्सीजन के साथ H2O बनता है। अभी आपने रिएक्शन में देखा H2O बनता है और उसको H2O आप किसी भी कार्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेटा ये प्रदूषण रहित है। और चौथा एक और महत्वपूर्ण लाभ है इसमें, वोल्टेज, वोल्टेज में स्थिरता है, मतलब इसका वोल्टेज स्थिर है। ये बेटे हमें 4 एडवांटेज याद है जो ईंधन सेल है। ईंधन सेल उच्च ऊर्जा दक्षता होती है, ऊर्जा का निरंतर स्रोत है, प्रदूषण रहित उपकरण है और वोल्टेज में स्थिरता रहती है। और एक और बात हम लोग जान सकते हैं या लिख सकते हैं कि इसमें जब तक ईंधन की आपूर्ति बनी रहती है तब तक आप सेल से लगातार ऊर्जा प्राप्त करते रह सकते हैं। चलिए इसमें सेल के बारे में हमने जिक्र कर दिया कि ये एनोड है, ये कैथोड है, इस पर ऑक्सीडेशन होता है, इस पर रिडक्शन होता है। और जब इस पे ऑक्सीडेशन होता है तो जाहिर सी बात इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, इस पर रिडक्शन होता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी पॉइंट से लो एनर्जी पॉइंट की ओर मूव करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन बाया लोड से पास आउट होते हुए निकलते हैं। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है नेगेटिव पॉइंट से पॉजिटिव पॉइंट से। चलिए अभी हमने सेल के लाभ जाने कि ईंधन सेल से क्या लाभ है। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ईंधन सेल में क्या क्या समस्या है। अभी तो हमने लाभ जान लिए कि ईंधन सेल से क्या लाभ है, लेकिन लाभ होने के साथ साथ कुछ समस्याएं भी होती हैं जिसके कारण ईंधन सेल थोड़ा अधिक सुविधाजनक नहीं मानी जाती है। चलिए अब हम जानते हैं कि इससे क्या क्या समस्याएं हैं इसमें और क्या क्या परेशानी है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ईंधन सेल में क्या क्या परेशानियां हैं। तो देखिए परेशानी नंबर 1 समस्या, पहली समस्या है ईंधन सेल की। जो पहली समस्या है कि जो NaOH का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, संक्षारक होता है, संक्षारक को हम लोग कोरोसिव बोलते हैं, कोरोसिव नेचर का। जो NaOH होता है वो कोरोसिव नेचर का होता है और इस कारण से सेल अधिक दिनों तक नहीं चलाई जा सकती और उसमें मेटल या जो भी चीज
उपयोग में लाई गई है उसका डिके, उसका लॉस, उसका क्षय होना तय है। ठीक है। दूसरी, ये पहली कमी है, इसकी एक बुराई है इस सेल की कि जो NaOH है वो कोरोसिव नेचर का होता है, और NaOH जब कोरोसिव नेचर का होता है तो उस सेल को अधिक दिनों तक सुरक्षित रख पाना कठिन होता है। धीरे धीरे करके उसमें डिके होगा और सेल नष्ट हो जाती है। चलिए, दूसरा जो डिमेरिट्स है कि इसकी जो दूसरी प्रमुख कमी है वो महंगे उत्प्रेरक का इस्तेमाल होता है। महंगे उत्प्रेरक, ये इसकी दूसरी कमी है कि इसमें जो उत्प्रेरक इस्तेमाल किए जाते हैं वो काफी महंगे हैं। प्लेटिनम काफी महंगी धातु है, टाइटेनियम है, सिल्वर है, तो महंगे उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ये सेल ओवरऑल देखी जाए तो इसकी कॉस्ट बहुत आती है, तो इसलिए भी ये अधिक उपयोगी नहीं जानी पड़ती है वर्तमान परिदृश्य में, क्योंकि इसमें जो कैटलिस्ट उत्प्रेरक इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो काफी महंगे हैं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो तीसरी बात यह है कि गैसों का संग्रहण, गैसों का संग्रहण कठिन है। गैसों का संग्रहण कठिन है। कैसे कठिन है? क्योंकि किसी भी पदार्थ का अगर ठोस रूप में स्टोरेज किया जाए तो सर्वाधिक सरल है, उसकी तुलना में द्रव का स्टोरेज थोड़ा सा अधिक कठिन है। गैस का स्टोरेज कर पाना थोड़ा और चैलेंजिंग होता है, इसलिए गैसों का संग्रह करना एक कठिन कार्य होता है। तो ये समस्याएं इस ईंधन सेल में उपस्थित हैं, इसलिए हम लोग इसका वर्तमान में अभी कोई और बेहतर विकल्प नहीं मिला है। जिस समय इसको हम अपनाने के लिए ज्यादा उपयोगी परिस्थितियां प्राप्त कर लेंगे, उस समय ये सेल अधिक कारगर और महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। चलिए, अब हमने ईंधन सेल के बारे में जान लिया, अब हम बात करते हैं शुष्क सेल के बारे में। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग ड्राई सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। ड्राई सेल क्या होती है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। चलिए, ड्राई सेल, हम उसी सेल की बात कर रहे हैं जिसका प्रयोग रिमोट में होता है, जिसका प्रयोग दीवार घड़ियों में होता है, जिसका प्रयोग टॉर्च में होता है। जी हाँ, ड्राई सेल की मैं बात कर रहा हूं, और ड्राई सेल के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां हैं जिनको हम लोग शेयर करेंगे आपके साथ। ड्राई सेल के बारे में एक बात जान लें कि ये प्राइमरी सेल होती है, मतलब इसको एक बार प्रयोग में लाने के बाद इसको फिर पुनः रिचार्ज करके प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, इसलिए ड्राई सेल एक प्राइमरी सेल है। ठीक है, ड्राई सेल एक प्राइमरी सेल है, नॉन रिचार्जेबल सेल है। चलिए हम इन बातों को एक एक करके नोट करने का प्रयास करते हैं। नंबर एक बात, ये एक प्राइमरी सेल है। प्राइमरी सेल, अब बात आती है प्राइमरी सेल क्या होती है, तो सीधी सी बात है, जिस सेल का प्रयोग हम लोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं और पुनः उसे रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग प्राइमरी सेल कहते हैं। ये नॉन रिचार्जेबल होती है। तो हम एक दूसरी बात भी लिख सकते हैं कि ये नॉन रिचार्जेबल है। ये नॉन रिचार्जेबल है, मतलब इसको पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। एक और बात इसमें, लेक्लांसे सेल के अंतर्गत आती है। लेक्लांसे सेल को उठा, इसमें जो MnO2 यूज होता है जिसे मैग्नीज डाइऑक्साइड कहते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये द्विध्रुवकता कार्य करता है। ये महत्वपूर्ण चीजें हम लोग यहां नोट करके रखेंगे। ये ड्राई सेल है, प्राइमरी सेल है,
ये नॉन रिचार्जेबल है, लैग्रांज सेल का उदाहरण है। और यहां पर जो MnO2 को इस्तेमाल किया गया है, ये दिख रहे हैं आप, MnO2 का इस्तेमाल किया गया है। ये MnO2 द्विध्रुवक का कार्य करता है, ये द्विध्रुवक का कार्य करता है, ये इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। ये ड्राई सेल में द्विध्रुवक का कार्य जो है MnO2 करता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। चलिए अब हम जानते हैं कि इसका विभवांतर जो वोल्ट है, इसका विभवांतर 1.5 वोल्ट होगा। तो ये बातें हम लोग ध्यान रखेंगे ड्राई सेल के संबंध में। ये एक प्राइमरी सेल होती है, ये नॉन रिचार्जेबल होती है, सीधे शब्दों में कहें यूज एंड थ्रो होती है। आपने एक बार प्रयोग कर लिया तो उसके अंदर छिपी हुई रासायनिक अभिक्रिया से ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा, इसके बाद पुनः उसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता। लैग्रांज सेल के उदाहरण में आती है ये MnO2 द्विध्रुवक का कार्य करती है, डीपोलराइजर, डीपोलराइजर बोलते हैं द्विध्रुवक को, और इसका विभवांतर 1.5 वोल्ट होता है। चलिए अब हम जानते हैं कि ये सेल किस प्रकार से काम करती है। इस सेल में क्या क्या अभिक्रियाएं एनोड और कैथोड पर होती हैं, और कैसे ये अभिक्रियाएं संचालित होती है, कुल अभिक्रिया क्या सेल पर प्राप्त होती है, जानते हैं। चलिए इनको नोट करने के बाद हम लोग अगले स्टेप पर आते हैं कि इसके अंतर्गत क्या अभिक्रिया लगती है। चलिए पहले इसके अभिक्रिया या उसकी कार्यविधि को समझने से पहले हम इसकी संरचना को समझ लेते हैं। इसकी संरचना में ऐसा क्या क्या होता है। आपको ये जो सेल दिख रही है, इसमें ये बाहरी जिंक का कंटेनर होता है, आपको ये ब्लू कलर से दिखाया गया है, ये जिंक का कंटेनर है। ये पूरा का पूरा जिंक का कंटेनर एनोड का कार्य करता है। ये जिंक का बना हुआ कंटेनर है जो कि एनोड का कार्य करता है, जबकि जो ग्रेफाइट रॉड है, ग्रेफाइट मिश्रण कैथोड का कार्य करती है। कैथोड मतलब पॉजिटिव पॉइंट, एनोड मतलब नेगेटिव पॉइंट। चलिए, और ये ग्रेफाइट मिश्रण एक मिक्सचर में धसी रहती है। ये मिक्सचर ऑफ MnO2 प्लस कार्बन, कार्बन चूर्ण और मैग्नीज डाइऑक्साइड का जो मिश्रण होता है, उस मिश्रण में ये ग्रेफाइट मिश्रण धसी रहती है। इसके ऊपर ये ब्रास कैप लगी रहती है, ये पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है, और ये जिंक का कंटेनर का निचला हिस्सा ये नेगेटिव पॉइंट का काम करता है। वास्तव में ये पूरा हिस्सा ही जिंक कंटेनर नेगेटिव पॉइंट का कार्य करता है। चलिए, ये कैथोड पॉइंट है और ये पूरा कंटेनर नेगेटिव पॉइंट यानी एनोड है, और एनोड और कैथोड के बीच में एक मिक्सचर बनाया जाता है, वो ZnCl2 प्लस NH4Cl का मिश्रण होता है। ये मिश्रण एनोड और कैथोड के बीच में होता है। एनोड और कैथोड को सेपरेट करती हुई एक इंसुलेटिंग पोरस लाइनिंग, ये इंसुलेटर की पोरस लाइनिंग होती है, ये एनोड और कैथोड को वास्तव में सेपरेट करके रखती है, और इन दोनों के बीच में एक मिक्सचर बनाया जाता है। ये मिक्सचर ZnCl2 और NH4Cl का होता है। हम ध्यान रखेंगे कि ग्रेफाइट मिश्रण कार्बन का अपरूप है ग्रेफाइट मिश्रण कैथोड का कार्य करती है, और ये ग्रेफाइट मिश्रण कार्बन डस्ट और MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड में घसी रहती है। चलिए, ये इसकी संरचना के संबंध में हो गया। अब जानते हैं कि अभिक्रिया कैसे प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम एनोड की अभिक्रिया हम लोग पढ़ते हैं कि एनोड पर क्या क्रिया होती है। एनोड पर Zn यानी जिंक Zn डबल प्लस आयन में कन्वर्ट होता है और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, ये हाफ रिएक्शन है जिसे हम लोग ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। ये ऑक्सीडेशन होगा। चलिए, दूसरी रिएक्शन के बारे में जानते हैं। दूसरी रिएक्शन जो कि कैथोड पर होती है, दूसरी हाफ रिएक्शन जो कि कैथोड पर होती है, ये इलेक्ट्रॉन कैथोड पर पहुंचते हैं और कैथोड पर एक नई रिएक्शन हो जाती है। कैथोड पर क्या रिएक्शन होती है? चलिए,
MnO2 यहां पर यानी मैंगनीज डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है NH4+ से। ये NH4+ कहां से आते हैं? ये NH4+ यहां भरे हुए हैं, ZnCl2 + NH4Cl, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोलाइट है। NH4Cl टूट जाता है, NH4+ बनता है, Cl- बनता है, और ये NH4+ यहां रिएक्ट करता है इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में, बनता है MnOOH और साथ में NH3। ये बेटे रिएक्शन जो है हम देख रहे हैं, ऑक्सीजन देखो संतुलित है, हाइड्रोजन 3 और 1 चार्ज संतुलित है, पॉजिटिव चार्ज संतुलित है, और इस सेल का जो विभवांतर होता है 1.5 वोल्ट आता है। अब यहां जो अमोनिया गैस रिलीज होती है, ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, ये रिएक्शन रिडक्शन है। ये रिएक्शन रिडक्शन क्यों है, ये जान लेते हैं कि ये रिडक्शन क्यों है। ये अभिक्रिया रिडक्शन इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन है, इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण है। ऊपर वाली अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, तो जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है वो ऑक्सीकरण है, जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं वह है अपचयन है। तो नीचे वाली अभिक्रिया अपचयन है, जिसे हमने रिडक्शन शो किया हुआ है। चलिए अब निम्न अभिक्रिया में यानी नीचे वाली अभिक्रिया में अमोनिया लिबरेट होती है। ये अमोनिया Zn++ आयन के साथ मिलकर के, ये अमोनिया Zn++ आयन मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स आयन में कन्वर्ट हो जाती है, जिंक NH3 का होल 4 डबल प्लस, इसका नाम है टेट्राइमिन जिंक सेकंड आयन। ये आयन बन जाता है तो सेल में जो अमोनिया जनरेट होती है वो बाहर नहीं निकल पाती है, और इस प्रकार से हमें सेल से ऊर्जा मिलती रहती है। जिंक का एनोड होता है, यहां पर ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, जबकि कैथोड कार्बन यानी ग्रेफाइट का होता है, जो कार्बन चूर्ण और MnO2 में फंसा रहता है। ये कैथोड होता है और कैथोड पर ये रिएक्शन होती है। रिएक्शन की शुरुआत एनोड करता है। हम लोग जानते हैं पहली शुरुआत एनोड पर होती है, एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, उससे इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन कैथोड पर मूव करते हैं, कैथोड की तरफ जाते हैं और वहां अपचयन कराते हैं। यही प्रोसेस चलता रहता है और हमें सेल से ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। तो इस सेल के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इस सेल से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ध्यान रहे ये सेल अनुत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय नहीं है। उत्क्रमणीय सेल वो होती है जो रिचार्जेबल होती है, जो नॉन रिचार्जेबल सेल होती है उन्हें हम लोग अनुत्क्रमणीय इररिवर्सिबल बोलते हैं। तो ये एक इररिवर्सिबल सेल का उदाहरण था, हम लोगों ने इसको नोट किया है। चलिए इसके बारे में हमने जाना। अभी थोड़ी देर पहले हमने ईंधन सेल के बारे में जाना। चलिए अगले वीडियो में हम लोग बैटरी के बारे में स्टडी करेंगे कि बैटरी कैसे कार्य करती है और बैटरी की संरचना और एनोड और कैथोड पर क्या अभिक्रियाएं होती हैं, क्या उनकी कुल अभिक्रिया होती है और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान क्या क्या रिएक्शन होती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।